हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 3 रुपीज से लेके आज 3000 रुपीज तक की अपनी जर्नी तय करी है। एक ऐसा स्टॉक जो कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुंझुनवाला के पास था, और एक ऐसा स्टॉक जिसमें अगर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज। स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बेसिकली 3 सेगमेंट्स आते हैं। पहले ये चीज को समझ लीजिएगा। पहला सेगमेंट है उसका ज्वेलरी का बिजनेस, जहां से उसको ऑलमोस्ट 85 to 90% रेवेन्यू आता है, और उसके बाद उनके वॉचेस आती हैं टाइटन के, आपने देखा होगा, और उसके बाद आते हैं उनके आई ग्लासेस। वॉचेस और आई ग्लासेस, वॉचेस उनका 8 to 10% बिजनेस है और आई ग्लासेस में सिर्फ 2% बिजनेस है। सो ऑलमोस्ट 85 to 90% बिजनेस जो उनको ज्वेलरी बिजनेस से आता है। और जब मैं टाइटन बोल रहा हूं तो आप बोल रहे होंगे मैंने तो कभी देखा नहीं टाइटन के ज्वेलरी शोरूम्स। उसका नाम है तनिष्क। अगर आपने तनिष्क के शोरूम्स देखे होंगे तो वो सब टाइटन के ही शोरूम्स हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं ज्यादा आई केयर बिजनेस के बारे में और उनके वॉचेस बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो हार्डली 5 to 10% रेवेन्यू वहां से आता है। हम बात करेंगे ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर। ज्वेलरी बिजनेस मतलब गोल्ड, डायमंड, राइट? तो जितना ज्यादा गोल्ड डायमंड बिकेगा उतना उनका प्रॉफिट होगा। वेरी गुड। बट यहां पर यह समझना इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं ये जो इंटरनेशनल रीजंस की वजह से तय किए जाते हैं। तो फिर हम गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करें या टाइटन के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, दोनों में क्या डिफरेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट 5 to 6% एवरी ईयर बढ़ते हैं। किसी साल नहीं भी बढ़े हैं, किसी साल ज्यादा बढ़े हैं, बट अगर आप उसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे पिछले 30, 40, 50 सालों के अंदर, तो हर टाइम उसने इन्फ्लेशन के आसपास मान के चलिए। अगर आपका इन्फ्लेशन नंबर 5 to 6% है तो गोल्ड भी 5 to 6% चढ़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है साथ साथ। तो अगर गोल्ड 6% के आसपास बढ़ रहा है तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये स्टॉक अगर देखें तो आज 3 रुपए से 3,000 रुपए तक की जर्नी तय कर चुका है पिछले 20 सालों के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट जर्नी रही है। अगर आप देखें तो यहां पे जो डिक्लाइन थी मोर देन 50% की थी, यहां पे भी 30% के आसपास की डिक्लाइन थी, यहां भी 50% के आसपास की डिक्लाइन थी। तो कई टाइम ऐसा आया है जिसमें अच्छी डिक्लाइन भी आपको यहां पे देखने को मिली है। गोल्ड का जो बिजनेस है ना, सबसे ज्यादा चलता है फेस्टिवल सीजन्स में, ये हमें पता है। जब वेडिंग, स्पेशली वेडिंग सीजन्स में जब होता है तब सबसे ज्यादा डिमांड होती है गोल्ड की। बट हमें यहां पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब गोल्ड 5 to 6% बढ़ रहा है तो वेरी ये स्टॉक्स 20%, 40% रिटर्न्स कैसे दे रहे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है इन स्टॉक्स के साथ? अगर हम सेक्टर वाइज देखें ना तो गोल्ड की जो डिमांड है, ये मेरे चार्ट्स नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल डेटा है। अगर आप देखें तो डिमांड एक किस्म से स्टेगनेंट है, कई साल नीचे भी गई, काफी 2020 में तो चलो कोविड आया था, बट उसके बावजूद काफी इंक्रीज नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये अपवर्ड साइड में दिख रही है। तो जो डिमांड है एज एन सेक्टर मैं बोलूंगा वो एक किस्म से स्टेगनेंट है यहां पे। और ये नंबर्स मेरे नहीं है, ये मत समझिएगा मैंने कहीं से नंबर लाया हूं, आप कैसे बोल रहे हैं स्टेगनेंट है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे अवेलेबल जो डेटा है वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। अब अगर एज ए सेक्टर ये ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा तो फिर यहां पे टाइटन के जो सेल्स के नंबर हैं ये हर साल ग्रो कैसे कर रहे हैं, देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि सेल्स के नंबर ऊपर जा रहे हैं तो स्टॉक अच्छा होगा। यहां पे देखिए 19,000, 21, 28, 40,000 की सेल्स हो रही है। ये पॉसिबल कैसे है? सेल्स जो इनकी बढ़ रही है उसका रीजन समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों किया जाता है। 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होती है गोल्ड में। पहला रीजन है फेस्टिवल सीजंस, स्पेशली मैरिजेस के अंदर आपने देखा होगा इंडिया में बहुत गोल्ड परचेज किया जाता है, वो एक रीजन है। सेकंड रीजन, इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं सो दैट आगे ग्रो करेगा, मैं अभी से गोल्ड ले लूं, गोल्ड के कॉइन्स खरीदते थे, राइट? बट ये जो सेकंड रीजन है ना, ये अब धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब गोल्ड के ईटीएफ्स आ गए हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो उस तरफ धीरे धीरे जैसे ही यंग जनरेशन आ रही है वो वहां पे अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी होगा तो उस डायरेक्शन में जाएंगे, ना कि फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे। तो वो एक सेगमेंट तो हटता जाता है जो यहां मुझे दिख रहा है। जो सेकंड सेगमेंट आया जो कि है मैरिजेस का, राइट, वहां पे इन्वेस्टमेंट अभी भी लोग कर रहे हैं, वहां पे गोल्ड अभी भी परचेज कर रहे हैं। बट अभी हमने देखा एज एन सेक्टर तो ये बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा। फिर इनकी सेल्स के नंबर कैसे बढ़ रहे हैं? वो सेल्स के नंबर इस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि टाइटन जो है कंपनी, ज्वेलरी कंपनी जो उनका सेगमेंट है, वो पैसे कैसे कमाती
आती है। गोल्ड के प्राइसेस तो सेम रहते हैं, हर जगह सेम रहते हैं। इनके जो चार्जेस होते हैं दैट इज कॉल्ड मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस मतलब आप टाइटन के तनिष्क में शोरूम में जाएंगे और किसी दूसरे शोरूम में जाएंगे कल्याण ज्वेलर्स के, तो ऑलमोस्ट आपको गोल्ड का प्राइस सेम मिलेगा, लेकिन मेकिंग चार्जेस उनके अलग होंगे कल्याण ज्वेलर्स के और तनिष्क के अलग होंगे, और वही इनका प्रॉफिट होता है, राइट। अब ठीक है प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन तब भी गोल्ड तो नहीं लोग खरीद रहे ना। आप बोलेंगे मुझे गोल्ड तो इतना नहीं, आपने भी दिखाया कि सेक्टर जो है वो स्टेगनेंट है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा कैच दिखाता हूं। ये देखिए अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा था वो 50,000 रुपीज के आसपास चल रहा था, और लेट्स अज्यूम करते हैं कि 50,000 रुपीज पे ये 10% अपने मेकिंग चार्जेस लेते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं 10%, तो इनके मेकिंग चार्जेस हुए 5,000 रुपीज। लेकिन अब गोल्ड का प्राइस बढ़ गया 50,000 से 65,000, तो अभी भी ये 10% ही ले रहे हैं, लेकिन अब ये ले रहे हैं 6,500 रुपीज। तो जितना ज्यादा गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा उतना इनका फायदा है, क्योंकि देखिए पहले इनकी जो कमाई थी 5,000 रुपीज थी, अब वो 6,500 हो गई है, विच मींस ऑलमोस्ट 30% इन्होंने ज्यादा कमाया। क्यों? क्योंकि गोल्ड का प्राइस भी 30% ज्यादा बढ़ा। आई होप आपको यहां पर कुछ लर्निंग मिल रही होगी। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर नए कस्टमर ज्यादा नहीं भी आए, उतने भी आते रहे, तब भी हम एक्चुअली में ग्रो करेंगे। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है किसी सेक्टर के अंदर, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस तो अभी हमने देखा 6% हर साल ग्रो करते ही हैं, और उसके पीछे डॉलर का भी प्राइसेस का फ्लक्चुएशंस के रीजन होते हैं। आज से 10 साल पहले डॉलर जो 50-55 रुपीज पे होता था, फिर 70 पे आया, आज वो 82 रुपीज पे है। आई एम 100% श्योर आने 10 सालों में आपको 90 रुपीज से ऊपर ही मिलेगा वो। तो जब डॉलर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, उससे इनके मेकिंग चार्जेस यहां पे बढ़ते रहेंगे, चाहे उतने भी कस्टमर आते रहें। मैं ये नहीं बोल रहा कि कस्टमर्स बढ़ेंगे नहीं, कस्टमर भी बढ़ सकते हैं अगर अपने शोरूम्स बढ़ाते रहें। तो अब इनका फोकस क्या होना चाहिए एज एन कंपनी? मेकिंग चार्जेस तो हमारे आ ही रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा शोरूम्स खोलने हैं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा शोरूम्स खोले जाएंगे उतना ये मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे और वहां से ये ज्यादा रिटर्न्स ले पाएंगे। अभी मैं आपको तनिष्क के दिखाता हूं कितने ज्यादा ये आउटलेट्स बाहर इंटरनेशनल अब खोलने जा रहे हैं। अभी इन्होंने दुबई में कुछ आउटलेट्स खोले, और अब इनका जो फोकस है इंडिया से धीरे धीरे बाहर काफी जाता जा रहा है, तो ये बाहर इंटरनेशनली अपने शोरूम्स खोलना चाहते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 50% जो हमारे कस्टमर्स हैं वो नए कस्टमर्स हैं, न्यू कस्टमर्स, एंड 50% जो है वो रिपीट कस्टमर्स हैं। अभी जो रिपीट कस्टमर्स है ना, यहां पे भी एक कैच है जो मैं आपको दिखाता हूं। अभी जो रिपीट कस्टमर्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं ना, गोल्ड खरीदते कैसे हैं, गोल्ड बनाते कैसे हैं, वो भी देखिए मैंने स्टडी करी है। यहां पे मेंशन किया गया है सिग्निफिकेंट 40 to 45% ऑफ द गोल्ड, 40 to 45% जो इनका गोल्ड है वो रिसाइकल करके बनाया जाता है। मतलब जो पुराना कस्टमर इनके पास आता है वो उन्हें अपने पुरानी ज्वेलरी देता है, उसको ये रिसाइकल करते हैं, वहां से बनाते हैं, और बाकी 50 to 50% ये फ्रेश गोल्ड बार्स खरीदते हैं अंडर द आरबीआई डेजिग्नेटेड बैंक्स विच इंपोर्ट लंदन से खरीदा जाता है। तो मोटा मोटा ये समझ में आया आपको, 50 to 60% ये माल खरीदते हैं न्यू, बाकी 50 to 60% जो इनके पुराने कस्टमर्स हैं, जो रिपीट कस्टमर्स हो रहे हैं, वही इनको अपना पुराना गोल्ड देते हैं और उसको ये रिसाइकल करते हैं और फिर ही बनाते हैं। अब यहां से भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। आप लोगों को पता होगा जब भी आप पुराना गोल्ड देके नया गोल्ड देते हैं तो उसमें कितने कटिंग चार्जेस आपके लग जाते हैं। और जब हम बोलते हैं कि 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड में 91% ओरिजिनल होता है, बाकी ऑलमोस्ट 8 to 9% जो होता है वो मेटल होता है। तो वो प्राइसेस चले गए यहां पर, इनको पुराना गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है वहां से। सेक्टर वाइज सेकंड नंबर पर आती है टोटल सेल्स में, अगर आप देखें टाइटन कंपनी आफ्टर राजेश एक्सपोर्ट्स। सो नंबर 2 आती है अपने सेगमेंट में सेल्स में। अगर थोड़े से इसके फंडामेंटल्स में आपको दिखाऊं यहां पे, ये देखिए आप ज्वेलरी बिजनेस देख रही हैं जो कि ग्रो हो रहा है ऑलमोस्ट 30 to 41% के आसपास, और ये वही रीजन है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो इनके मेकिंग चार्जेस उसके ऊपर लगते जा रहे हैं, विच इज अ गुड पार्ट। अगर मैं इनके मार्जिन भी देखूं यहां पे, तो मार्जिन वाइज भी ज्वेलरी के जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 12% के आसपास है, विच इज अ गुड पार्ट। वैल्यूएशन वाइज मैं बहुत चीप नहीं बोलूंगा, अभी जो इसके प्राइसेस चल रहे हैं ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज के आसपास, मैं महंगा भी नहीं बोलूंगा, मैं ऑलमोस्ट इसे न्यूट्रल बोलूंगा प्राइसेस जो चल रहे हैं। बट हाँ, इसके ये जो एज एन सेक्टर अब ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, इनकी फ्रेंचाइजीज बाहर खोल रही हैं, विच इज अ प्लस साइन। और ये सेक्टर सीधे सीधे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में काफी जाता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आपको भी ज्वेलरी खरीदनी होती है तो आप पहले 10 बार सोचते हैं कि यार गोल्ड के प्राइसेस तो सेम ही है अब हर जगह, और हॉलमार्क चार्जेस भी, अब तो आप किसी अनऑर्गेनाइज से भी अगर गोल्ड खरीदेंगे तो उसको भी हॉलमार्क लगाना पड़ेगा, और हॉलमार्क लगाने से उनके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। अब वहां पे भी जो उनके चार्जेस हैं वो कम नहीं है अगर आप किसी ऑर्गेनाइज से लेते हो। तो आप बोलते हो क्यों ना फिर मैं तनिष्क से ही सोना खरीद लूं। और
तीसरी चीज, आप अगर कोई दूसरी सिटी में चले जाते हो, आप अपनी शिफ्टिंग कर लेते हो, किसी सिटी में जाके आपको एक नया ज्वेलर ढूंढना पड़ता है, आपको उसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है आपको पता नहीं, बट मैं अगर आज दिल्ली में हूं और मैं यहां से बैंगलोर चले जाऊं, चेन्नई चले जाऊं, हैदराबाद चले जाऊं, चाहे मुंबई चले जाऊं, तनिष्क इज सेम एवरीवेयर, राइट? तो वो एक कॉन्फिडेंस दिखाता है इन शोरूम्स में। और ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर काफी बढ़ेगा, तो सेक्टर की जब ग्रोथ होगी तो तनिष्क की ग्रोथ होगी, फ्रेंचाइजी मॉडल्स जो इनके बढ़ रहे हैं उस वजह से इनकी ग्रोथ होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो गोल्ड के प्राइसेस जाएंगे तो उसके ऊपर जब ये 10% अपने मेकिंग चार्जेस लगाएंगे उसकी वजह से बढ़ेगी। तीनों चीजें दिखाती हैं सेक्टर ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ और एक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे। तनिष्क का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आता है वो है कल्याण ज्वेलर्स, आपने देखा होगा उनके भी शोरूम्स हैं। तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको उनका दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूं, उससे थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि कहां पे कल्याण ज्वेलर्स है और कहां पे तनिष्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं इनकी वेबसाइट पे भी गया, मैंने देखा कि कितने ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं। देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा डिजाइन्स होंगे ना आज की डेट में इनके पास, वही इनकी यूएसपी है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस सेम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मेकिंग चार्जेस भी कई लोग तो सेम ले रहे हैं। तो मेरे को जहां ज्यादा डिजाइन्स दिखेंगे एज ए कस्टमर मैं तो वहीं जाऊंगा। मैंने जब तनिष्क की वेबसाइट पे देखा तो मुझे 27,829 ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास डिजाइन्स मिले। वहीं पर जब मैं तनिष्क के कल्याण ज्वेलर्स की वेबसाइट पे गया, जब मैं इनके शॉप पे गया, तो पहली चीज तो इनकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी, काफी देर बाद खुली, अभी भी नहीं खुल रही। बट जब मैंने इनके प्रोडक्ट्स देखे, कुछ 600 के आसपास प्रोडक्ट थे, विच इज नॉट इवन हाफ द डिजाइन ऑफ व्हाट तनिष्क इज हैविंग इट। तो तनिष्क के पास इसका मतलब डिजाइन्स काफी जा रहे हैं। और यहां पर अगर हम देखें इनके जो मैंने मेकिंग चार्जेस देखे, मैंने एक ऐसी रफ एक गोल्ड चेन यहां पे देखी जिसका प्राइस था ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज, कल्याण ज्वेलर्स का प्राइस बता रहा हूं, और उस 18,000 में एक्चुअल में जो प्राइस था वो 12,000 था, और 5,500 रुपीज जो कि आफ्टर ये डिस्काउंट बोल रहे हैं इनके मेकिंग चार्जेस है। मतलब कि अगर मैं देखूं 12,000 की चीज पर मेरे को ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज मेकिंग चार्जेस लग रहे हैं, और वो भी अभी ये डिस्काउंट के बाद बोल रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट आई वुड से 40% से भी ज्यादा तो इनके मेकिंग चार्जेस ही हैं कल्याण ज्वेलर्स के। अब यहीं पर अगर मैं इसके तनिष्क की बात करूं, ये मैं अभी आज की वेबसाइट खोल के बता रहा हूं, कल को रेट चेंज हो गए तो मैं बोल नहीं सकता। तनिष्क में जब मैंने देखा, जो कि 22 कैरेट की गोल्ड की चेन है 16,000 रुपीज की, उस पे जो मेकिंग चार्जेस लग रहे हैं विच इज 1,643, ऑलमोस्ट 10%। तनिष्क 10% चार्ज कर रहा है, और वहीं पर कल्याण ज्वेलर्स 40% मेकिंग चार्जेस तय कर रही है। कौन जाना चाहेगा कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम्स में, आप खुद समझते हैं, राइट? तो अभी तक आई होप आपको काफी कुछ क्लैरिटी हो गई होगी, एज इन सेक्टर ये कहां पे जा रहा है, एज इन स्टॉक ये कहां पे जा रहा है। जितने ज्यादा फ्रेंचाइजीज इनके खुलेंगे वो इनके लिए प्लस पॉइंट है, जितना ज्यादा गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा वो इनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसके ऊपर इन्हें मेकिंग चार्जेस मिलेंगे। और कंपटीशन में जितना ज्यादा रिसाइकल गोल्ड होगा, जो अभी ऑलमोस्ट 50% रिसाइकल्ड गोल्ड अपने कस्टमर से ले रहे हैं, वो इनको डिस्काउंट पे मिलता है, क्योंकि उसमें तो 90% सोना है, 10% तो काट ही देते हैं। तो इन सब की वजह से ग्रो हो रहा है स्टॉक। आई होप आपको काफी लर्निंग मिल रही होगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।